सबसे पहले आपको हेडिंग डालना था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स सेक्शन 27 टू 30, ये हेडिंग डालनी। और अभी आपको कॉपी करना है नेमो डॉट कीवर्ड, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। चल आगे, सेल बाय पर्सन नॉट ओनर सेक्शन 27। क्या पॉसिबल है कि एक नॉन ओनर गुड्स बेच सकता है? डायरेक्ट हाँ, पहले नहीं बोलने का था तुम, पहले क्या बोलना है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। पहला रूल ही यही है कि एक नॉन ओनर गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेमोडेट क्यूएड नॉन हैबिट का मतलब भी वही होता, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मतलब जिस चीज का वो ओनर नहीं है वो चीज वो फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसका टाइटल ट्रांसफरेबल नहीं होता। जिस चीज का वो ओनर नहीं है वो चीज वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो कोई भी पर्सन जिस चीज का ओनर नहीं है वो पर्सन वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये रूल बताता नेमोडेट क्यूएड नॉन हैबिट। तो फिर से एक सवाल कर रहा मैं, क्या एक नॉन ओनर गुड्स ट्रांसफर कर सकता? तुम आंसर क्या देंगे? तुमको आंसर मालूम भी होगा तो तुम आंसर क्या देंगे? नहीं। क्या देंगे? नहीं। ये पहला रूल हो गया। अब इस रूल को है एक्सेप्शंस। क्या है? अब ऐसा मतलब प्रेजेंट करो, हो क्या, ऐसा बताओ, ठीक है? हाँ हाँ। तो इस रूल को क्या है? एक्सेप्शंस। फिर ऐसा डीम्ड है, अजम्पशन लगाना है तुमको कि तुमको पता नहीं है करके, ठीक है? मालूम है मेरे को कि तुमको मालूम है, पर तुमको ऐसा मेरे सामने बताना है कि नहीं मालूम हमको। ओ भाई नया पढ़ा रहे सर, ऐसा ऐसा इमेजिन कर। समझा? हाँ। ठीक है, पक्का? तो रूल पढ़ते पहले। सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर सेक्शन 27 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट बोले तो कौन सा एक्ट गोविंद? कौन सा एक्ट पढ़ रहे बेटा अपन? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 19, पक्का कि 2018? नहीं, वो समझ गया, हमारा सुबह का जोक है वो, समझा ना? याद आया ना देखो? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्लस कोई टेम्पररी लॉ भी है अगर, तो दोनों के हिसाब से, मतलब दोनों की प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। मतलब गुड्स बेचे किसने? जो ओनर नहीं है। एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, द बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स। इतना लाइन फिर से, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन ने गुड्स बेचे जो ओनर नहीं है, या फिर ऐसी किसी पर्सन ने गुड्स बेचे जिसको ओनर ने एजेंट अपॉइंट नहीं किया था, मतलब उसको राइट्स नहीं थे बेचने के। ऐसे किसी पर्सन ने अगर किसी को गुड्स बेचे तो जो खरीददार है, मतलब जिसको गुड्स बेचे गए हैं, जो खरीददार है, उसको कोई बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। बताया क्या? मतलब उसको गुड टाइटल ट्रांसफर। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पर एक वर्ड यूज था कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब, कंसेंट का मतलब क्या होता? उसकी मर्जी। किसकी मर्जी? सेलर की मर्जी। अच्छा ठीक, ध्यान से हाँ। तो एक पर्सन है, इसके पास कुछ गुड्स पड़े हैं, लेकिन ए इन गुड्स का ओनर नहीं है। ओनर है इन गुड्स का जेड। कौन है ओनर? इधर लिख भी देते हैं। तो लेकिन ए ने विदाउट अथॉरिटी, क्या बोला मैंने? विदाउट अथॉरिटी एक गुड्स बेच दिए थर्ड पर्सन। ऐसा करना क्या सही है या गलत? तो रूल के हिसाब से ऐसा करना गलत है। अपन ने पॉइंट लिखा विदाउट अथॉरिटी,
विदाउट अथॉरिटी का मतलब ए को ये गुड्स बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। किससे नहीं थी? जेड से नहीं थी। मतलब जेड ने ए को किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं दिए थे इन गुड्स को फर्दर बेचने के। जेड ने ए को किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं दिए थे इन गुड्स को बेचने के। समझाया क्या? तो क्या ए ये गुड्स फर्दर बेच सकते हैं? क्या पक्का? तो सी को जिसने गुड्स खरीदे मतलब द बायर, क्या उसको टाइटल मिलेगा? नहीं, उसको बोनाफाइड टाइटल मिलने वाला नहीं है। समझ आया? तो इसको जो भी टाइटल दिया भी होगा अगर, तो ये टाइटल कहलाएगा इफेक्टिव। क्या कहलाएगा? इफेक्टिव टाइटल। मतलब सी को एक्चुअली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो इससे एक और चीज सीखने मिलती कि ओनरशिप ट्रांसफर कौन कर सकता? जिसके पास में एक्चुअल उसकी ओनरशिप हो, वही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। समझ आया क्या? द पर्सन हु हैज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। समझ आया क्या? प्रॉपर्टी का मतलब इस चैप्टर में क्या था? क्या मतलब है प्रॉपर्टी का? क्या मतलब है? जोर से बोल लो। करेक्ट, ओनरशिप टाइटल। और किस पर्सन की? इस पर्सन की। समझ आया ना? तो द पर्सन हु हैज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन ओनली ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर। कैन ओनली ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर। आया? जैसे ये माउस है, क्या इसका मैं ओनर हूं या नहीं हूं? एक्चुअली जवाब देना है। नहीं। तो इसका ओनर कौन है? वो भी नहीं है। हाँ, समझ आया क्या? पक्का? अब बोले सर कैसे? तो इसका रियल ओनर कौन है? तो एवरीथिंग अचीवर्स एकेडमी हैज इज इन द नेम ऑफ श्याम सर's वाइफ। इसके नाम पर है, श्याम सर के वाइफ के नाम कुछ। हाँ, श्याम सर इज ऑल्सो सैलरीड एम्प्लॉय है हमारे जैसे। क्या गया? हाँ, हम श्याम सर से डरते नहीं। तुमको डरना जरूरी है। माउस समझा अभी? माउस किसके नाम पर है? वाइफ के नाम पर है। मैं बेच सकता क्या? क्यों नहीं बेच सकता? ओनरशिप दूसरे के पास है। श्याम सर बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते। क्यों? अगेन, ओनरशिप उनके नाम पर नहीं है। समझ आया? लेकिन अगर हमको अथॉरिटी मिल गई, जैसे मान लो मैंने अभी भाभी को कॉल किया और उनसे पूछ लिया भाई मैं बेच, और उन्होंने बोल दिया हाँ बेच दो, पैसे आधे आधे कर लेंगे, तो मैं बेच सकता क्या? तो उन्होंने अथॉरिटी दी, मतलब उन्होंने राइट ट्रांसफर किया मुझे। काय का राइट ट्रांसफर किया? फर्दर सेल का राइट उन्होंने मुझको दे दिया। ये किसने दिया? खुद ओनर ने दिया। किसने दिया? एक्चुअल ओनर ने ये चीज दिया मुझे राइट। तो मैं ये फर्दर सेल एक्सरसाइज कर सकता। ये होगा एक एग्जाम। इस चीज की ओनरशिप में ट्रांसफर कर सकता या नहीं? क्यों? ये तो चीज सर आपकी है, इसके ओनर आप हो, और इसका तो क्या बोलते, ओनरशिप है, बिल है, वो आपके नाम पर है। तो ये चीज आप जैसे चाहो, जिसको चाहो, जितने में चाहो बेच सकते। और क्या खरीदने वाले को एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा? अब एक लास्ट एग्जाम। हाँ जी सर, हाँ जाएगा। जैसे मेरे पास टू व्हीलर है, ठीक है, बस दो टू व्हीलर है, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट पे और एक कैश। एक इंस्टॉलमेंट पे और एक कैश है, और दोनों मेरे नाम पर है। ठीक है, दोनों में से कौन सी मैं ट्रांसफर कर सकता? जो मैंने कैश में खरीदी है वो मैं ट्रांसफर कर सकता, और जो दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट पर है उसको हम क्या बोलेंगे? हायर परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर परचेज बोले तो जो आपने किस्तों में खरीदे गुड्स उसको हायर परचेज बोलते हैं। तो हायर परचेज वाले गुड्स का जब तक के आखिरी इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर देता, तब तक के मैं उसकी ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि खुद मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं है,
सिर्फ क्या है, पोजेशन है। क्या है? तो सर फिर ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास। किसके पास? सर जिस बैंक से आपने लोन उठाया है गाड़ी पे, उस बैंक के पास उस गाड़ी की ओनरशिप है। आया क्या? और जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, तब तक के बैंक आपको ओनरशिप नहीं देगा, एनओसी नहीं देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा। और जब तक आपको ये नहीं मिलता, तब तक कि आप वो गाड़ी किसी को भी बेच नहीं सकते। मान लो सर आपने बेच भी दी, मान लो आपने गाड़ी बेच दी, तो जिसने खरीदी उसको कोई अच्छा टाइटल ट्रांसफर होने वाला नहीं है, उल्टा पुलिस आएंगी, उससे गाड़ी लेकर जाएंगी। जाया क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो मैंने गुड्स इंस्टॉलमेंट्स पर परचेज किए थे, जहां पर गुड्स भले ही मुझे शोरूम से मिले, लेकिन मेरे हाथ पे पेमेंट किसने किया? बैंक ने किया। तो ओनरशिप किसको मिली थी? बैंक को। मतलब जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था उस टू व्हीलर का, वो किसको मिला था? बैंक को मिला था। किसको मिला था? किसको? जोर से बोलो। हाँ, बैंक को उसका ओनरशिप मिला था। तो फिलहाल मैं वो गुड्स सिर्फ चला रहा हूँ, मतलब यूज कर रहा हूँ। मुझे यूज करने के अलावा उस गुड्स का कोई अधिकार। समझ आया आप? पक्का? लेकिन अगर मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बैंक का पूरा लोन निल कर दिया, और बैंक से मुझे उस चीज की एनओसी मिल गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गई, मतलब मुझे बैंक से उसका टाइटल मिल गया, क्या अब मैं बेच सकता हूँ? पक्का? समझ गया क्या? तो इसका सिंपल सा एक रूल बन गया, जिसके पास ओनरशिप नहीं, वो गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास गुड्स का टाइटल नहीं है। अगर उसने मान लो कर भी दिया ओनरशिप ट्रांसफर, तो जिसने खरीदे गुड्स उसको कोई बेटर टाइटल ट्रांसफर होने वाला नहीं है, और इसी रूल का नाम है नेमोडेड कीवर्ड नॉन हैबिट। समझ आया? संदेश आते हैं। आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट, कौन? ये कौन रहता? तो है ऑब्वियसली, एजेंट बोला है तो ऑब्वियस है, मर्केंटाइल एजेंट मतलब सेलर से कोई कनेक्शन रखता है। इजी वे में बता रहा हूँ। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब वो एजेंट जो बहुत ऑर्डिनरीली उस सेलर के साथ डील करता है। ऑर्डिनरीली मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे वो सेलर के साथ में डीलिंग्स करता है। तो यहां पर ऐसा होता कि बहुत सी बारी सेलर ओनरशिप ट्रांसफर कर देता उसको, मर्केंटाइल एजेंट को। बहुत सी बार ऐसा होता कि सेलर उसको सिर्फ गुड्स देता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, फिर भी वो मर्केंटाइल एजेंट फर्दर सेल कर पाता है, क्योंकि उसका नाम है मर्केंटाइल एजेंट। तो सर तो नाम में क्या रखा है? बताता हूँ, नाम में ही सब कुछ है, रुक जा, चलिए डिस्कस। तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जिसको सेलर ने अथॉरिटी दी है कि तू ये गुड्स फर्दर सेल कर सकता है, चाहे तेरे पास इन गुड्स की ओनरशिप हो या नहीं हो। समझा? जैसे ये फोन मेरा है, राइट? अब ये फोन मैंने अजय को दिया और उसको ये बोला मेरे को ये गुड्स फर्दर सेल करने हैं, तब ये गुड्स मुझे आगे बेचने हैं, तू बेच के दे। तो अजय विल बी कॉल्ड एज माय मर्केंटाइल एजेंट। समझ आ गया? अजय क्या बन गया मेरा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जय माता दी। तो फर्दर सेल कर सकते क्या? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अजय को ये अधिकार या अथॉरिटी किसने दी? मैंने दी। मतलब मैं कौन? एक्चुअल ओनर या फिर ओरिजिनल ओनर बोल लो। उसने सेलर को, सॉरी, एजेंट को ये अधिकार दिया है। और जब एजेंट के पास फर्दर सेल का अधिकार आ जाता, उसी को बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। समझ आया क्या? तो है ना, मर्केंटाइल एजेंट और सेलर मतलब जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एक्चुअल ओनर, और मर्केंटाइल एजेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा है जहां पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हुआ हो या नहीं हुआ हो, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इधर रिलेशन का इंपॉर्टेंस है। रिलेशन मतलब क्या? कि ऐसा मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल ओनर जो कि हमेशा इस मर्केंटाइल एजेंट के साथ डील करता है, इस बार भी जब उसने गुड्स भेजे हैं और ओनरशिप नहीं भेजा, क्या भेजे? गुड्स भेजे,
ओनरशिप नहीं भेजा, तो इसका मतलब यही है कि फिर भी वो आगे सेल कर सकता है। इसको मैं पिक्चराइज करके बताता हूँ कैसा दिखेगा। मैंने क्या क्या बोला, मर्केंटाइल एजेंट है बीच में, सबसे पहले कौन हो गया, ओनर ऑफ द गुड्स, क्या आ गया, ओनर, ओनर के बाद कौन, मर्केंटाइल एजेंट। तो इन दोनों का डीलिंग बहुत ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी डीलिंग का मतलब बेटा बहुत रेगुलर बेसिस पे आपस में लेन देन घर से करते रहते हैं। मतलब ओनर गुड्स भेजते रहता और ये जो एजेंट है ये गुड्स फर्दर सेल करते रहता। समझा क्या? और पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है इनके बीच, क्योंकि इनके बहुत सालों पुराने रिलेशन है, तो ये लोग पेमेंट को लेकर ज्यादा घाई गड़बड़ नहीं करते। तो चाहे कंसिडरेशन मिला हो या नहीं मिला हो, ओनर मर्केंटाइल एजेंट को एक अधिकार दे देता, जा तू फर्दर ये चीज बेच सकता। क्लियर है क्या? इसने दिया अधिकार, लेकिन तो राइट ट्रांसफर्ड बाय दी ओनर आया का। अब इसमें मैंने जो बोला था एक्सप्लेन, इसमें ओनर से मुझे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिला है या नहीं मिला है, मतलब मर्केंटाइल एजेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिला हो या नहीं मिला हो, इसका मैटर नहीं है ज्यादा। रीजन, इन दोनों का रिलेशन देखा जा रहा है और इन दोनों का रिलेशन ऑर्डिनरी कोर्स में है। क्या बोलते हैं? मतलब इनका बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं आपस में, इस वजह से मर्केंटाइल एजेंट को यह अधिकार है कि वो गुड्स फर्दर सेल कर सकते। क्लियर? डन? आता ना क्यों? मर्केंटाइल एजेंट ब्रोकर ही तो है। अब ये ज्यादातर क्या आपको अनाज में देखने मिले, जो अनाज के अड़तिया रहते हैं, वो लोग ज्यादातर क्या आपको ये कॉमनली देखने मिलता, जहां पर वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं और उनको माल आता है और जाते रहता, और इसमें ओनरशिप कभी आती कभी नहीं आती, मतलब बिल बाद में बन के आता, माल पहले आ जाता, कभी कभी बिल पहले आ जाता, माल बाद में आता, ऐसा भी होता। क्या यार? ठीक, आगे। एक बार पूरा सेंटेंस अपन फिर से पढ़ रहे हैं ध्यान से। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड ऑफ एनी अदर लॉ मतलब जो भी टेम्पररी लॉ है दूसरा वो, एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब होता है टेम्पररी है, टाइम बीइंग से बोलते हैं ना अपन, और टाइम बीइंग अभी के लिए तो मेरा फोन यूज कर ले, मतलब मैंने क्या फोन दे दिया उसको, नहीं, मैंने अभी टेम्पररी दिया है। तो टाइम बीइंग इन फोर्स कोई लॉ है, मतलब वो कौन सा लॉ है, टेम्पररी लॉ है। कौन सा लॉ है? टेम्पररी लॉ है, जो अभी एनफोर्सेबल है। Where goods are sold by a person who is not the owner thereof and does not sell them under the authority or with the consent of the owner, मतलब खुद ओनर नहीं है और या तो फिर उसने गुड्स आगे बेच दिए हैं और वो भी बिना परमिशन के, बिना परमिशन के, बिना ओरिजिनल ओनर की परमिशन लिए उसने गुड्स बेच दिए। द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स दैन दी सेलर। बायर बोले तो कौन? जिसने भी ये गुड्स खरीदे उसको बिल्कुल भी कोई बेटर टाइटल मिलने वाला नहीं है। The buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. मतलब subject to one condition कि अगर उसको ओरिजिनल ओनर ने अथॉरिटी दी है तो वो फर्दर सेल कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। बोला था ना, मर्केंटाइल एजेंट पहला चीज। दूसरा, किसका कंसेंट है उसके पास? किसका कंसेंट है? ओनर का कंसेंट है उसके पास में। क्या कंसेंट है ओनर का? कि वो फर्दर सेल कर सकता है। इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, मतलब वो मर्केंटाइल एजेंट के पास में पोजेशन है एज वेल एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है जो कि उसको ओरिजिनल ओनर से मिला है। इन शॉर्ट, ओरिजिनल ओनर से परमिशन भी है। इन शॉर्ट, ओरिजिनल ओनर से गुड्स पोजेशन मिला है, मतलब उसके पास एक लीगल पोजेशन है गुड्स का। तो क्या वो फर्दर सेल कर सकता है? यस, ही कैन फर्दर सेल। इसको हमने एक और वर्ड दिया था, सब्सीक्वेंट सेल, याद है? एनी सेल मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या?
बताया ना वो इन लोगों के रेगुलर ट्रांजैक्शन है। अगर आज कोई बैठती है साल वो बॉन्ड और मैं है काफी समय हो गया ऑर्डिनरी आ चुके हैं, काफी सारी चीज साइड मानी जाती है। अब ऑर्डिनरी कोर्स में बहुत सारी चीज साइड बन जाती है। जैसे मैं और अजय बहुत लंबे आए, बहुत लंबे करते करते रेगुलर आज तक के मैंने जो उसने ऐसा नहीं, सारा हिसाब क्लियर, मतलब हमारा रिलेशन प्लस फायदा। अब जब भी मैं अजय को गुड, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अजय ये गुड, ये मेरे दिमाग, यहाँ पर मैं कोई राइट्स रिजर्व ना राइट ऑफ रिजर्व कर रहा, ना राइट ऑफ कंसिडर, ना राइट ऑफ रिटेल रिजर्व। मैंने अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से ये गुड्स किस को, और मेरे दिमाग में क्या है कि अजय ये गुड्स फर्दर सेल है ना, लेकिन मेरे लिए अजय क्या है, बायर, मर्केंटाइल एजेंट है, मना किया ही नहीं, लेकिन पहले वो मैं किस नजर, मेरे लिए तो वो कस्टमर है ना, मेरे लिए वो क्या है, बायर। फिर वो ये गुड्स रिटेल शॉप में बेचता है, वो हो गया मर्केंटाइल एजेंट, फर्दर सेल का। तो मैंने इस बार क्या किया, मैं उसको ट्रक भर के माल भेजा और उसने माल उतरवा लिया और वो माल बेच भी रहा, मैंने अभी तक के उसको डॉक्यूमेंट, तो ये कैसे पॉसिबल, कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी डीलिंग प्लस मैंने अजय को ये बोल रखा है तू तू पे हाल तू अभी है मुझे, तो मैंने उसको राइट्स अब हैज नॉट रिसीव्ड एनी राइट against the owner, has not received any rights against the against word क्यों के खिलाफ राइट्स, सारे ही राइट्स सेव कर आग आगे। So provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner in the possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him मतलब मर्केंटाइल एजेंट, हिम मतलब फिर से पढ़ के देखते हैं, इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एनी सेल मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट, अब ठीक है, any sale made by the mercantile agent when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner। मतलब अजय ने वो गुड्स फर्दर जब सेल किए तो वो बहुत वैलिडली सेल कर सकता है जैसे कि वो गुड्स उसके खुद के हो। समझा क्या, पक्का ये रिलेशन समझ आया मर्केंटाइल एजेंट का। इसमें याद रखने वाली चीजें जो है उनसे बताई गई है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट में, जब आएगा तब लर्न करेंगे। ठीक है, अभी आगे का पढ़ लेते। तो यहाँ पर लेकिन ना जो कंसर्न मिल रहा है वो गुड फेथ में मिल रहा है, तो अजय का भी काम है गुड फेथ में वर्क करना, बिजनेस गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ मतलब बोनाफाइड होना चाहिए, कोई मेलाफाइड इंटेंशन से यहाँ पर बिजनेस ना, तो मर्केंटाइल एजेंट का और ओरिजिनल
का रिलेशन वैलिड माना। आगे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले। इफ ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी, स्टोलन मतलब चोरी किए हुए, स्टोलन गुड्स टू बी हु बाइज देम इन गुड फेथ, ने बाय किया बी ने, वो भी गुड फेथ में बाय किया, किससे, ए से। यहां पर हु बाइज देम इन गुड फेथ का मतलब क्या है, बी ने विश्वास किया ए पर और गुड्स बाय किए। क्या विश्वास जताया, कि बी ने मान लिया कि वो गुड्स किसके हैं, ए के हैं। समझ आया। बी विल गेट नो टाइटल टू दैट and the true owner has a right to get back his goods from B. And the true owner has a right to get back his goods from, क्या समझा, समझा क्या। एक एग्जाम्पल आता है इसमें ट्रैक्टर वाला, तो कंडीशन एज टू टाइटल में आता है, यूनिट नंबर 2 लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, एग्जाम्पल बता रहा। तो ए के पास एक ट्रैक्टर आता जो चोरी का है, ठीक है, ए ने चोरी किया है मान, ए ने ट्रैक्टर चोरी करके लाया, ए ने ये ट्रैक्टर भेज दिया किसको, बी को। तो मैंने जब बोल दिया कि ए चोर है, तो ए और बी के बीच का जो अग्रीमेंट है या सेल है वो वैलिड है या नहीं, वो वॉइड है सीधा सीधा। क्या क्या है, वॉइड। क्यों, ए ट्रू ओनर नहीं है, और ट्रू ओनर नहीं है तो फर्दर सेल पॉसिबल, रूल ब्रेक हो जाएगा। अब क्या हुआ, ए ने बेच दिया, बी ने गुड फेथ में खरीद भी लिया, सस्ते दाम में मिल रहा था, बी ने खरीद लिया। अब बी खरीद के बढ़िया अपने ट्रैक्टर में घूम रहा, ठीक है। बी इज अनअवेयर, ही इज अनअवेयर ऑफ व्हाट, दैट द ट्रैक्टर इज ऑफ चोरी। बी को पता नहीं है कि ट्रैक्टर चोरी किया हुआ। अब क्या हुआ, एक दिन जेड घूम रहा था और जेड को दिख गया ट्रैक्टर। जेड थोड़ा करीब गया, उसने देखा अरे इसके ऊपर तो वही सारे भगवानों की फोटो लगी हुई है जो मैंने लगाई थी, सेम टू सेम सीक्वेंस में हर भगवान की फोटो लगी, फिर पीछे लिखा हुआ भी है डैड्स गिफ्ट, और एक चीज लिखे हुए पापा का परा, सब लिखा हुआ है जो उसके ट्रैक्टर पे था। उसने ट्रैक्टर देखा और बोले अरे ये तो अपना चोरी हुआ हुआ ट्रैक्टर दिख। तो उसने जैसी ये देखा, तो जो ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था, कौन बैठा था ट्रैक्टर पे, उसको कॉलर पकड़ के नीचे उतारा। अबे बोले उतर नीचे। क्यों नीचे उतर, ये ट्रैक्टर मेरा है, तू कैसे क्या घूम रहा लेके, वो भी एकदम इतने खुले में, चोरी क्यों आए, कम से कम घर में तो रखता। तो बी बोले अरे कुछ भी बात है, मैंने पैसे देके खरीदा। फिर जेड बोल रहा पेपर बता, क्या बोला जेड ने, अब बी एक्चुअल ओनर है भी नहीं ना, उसने सही ओनर से ट्रैक्टर खरीदा था, तो इसके पास में पेपर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। बी टेंशन में आ गया। जेड बोले अब चल मेरे साथ में घर पे ट्रैक्टर ले, तो जेड बी को लेकर गया और जेड ने उसको पेपर बताया कि ये रहे पेपर ये ट्रैक्टर के, और मैंने अभी तक ये ट्रैक्टर बेचा, मतलब ये ट्रैक्टर की पुलिस कंप्लेंट भी है मेरे पास, तो मैंने चोरी होने की खबर लिखाई थी। बोले ये ट्रैक्टर मेरा है जो मिल गया, जा। बी टेंशन के मारे चला गया। बी किसको पकड़ेगा जाके, समझा, क्यों पकड़ेगा, क्या, तो पैसे वापस तो लेने जाएगा ना। अब ए रुकने वाला है क्या वहां, आया, वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट। एग्जाम्पल 14, खुद पढ़ो खुद बताओ जल्दी से, और जिन लोगों को नींद आ रही वो थोड़ा सा मुंह। एग्जाम्पल 14,
फटाफट। पढ़ लिया क्या? Be the hirer of the vehicle under a hire purchase agreement. Hire purchase monthly installments. I tells them to बुलाए। वो चीज है उन पर आया। क्या पी के पास में वैलिड टाइटल है और पी ने एक को बेचा, तो आगे टेल्स देम टू क्यों दो अबोना बाय कर ली, पास करके बाय किया, तो भी उसको वैलिड टाइटल तो आगे लिखा हुआ है उससे नहीं है। हाँ, हाँ, और पढ़ के आ जाओ। पढ़ लिया 14 नंबर का एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम है इसमें का? सब है क्या साथ में? एनालिसिस ऊपर पढ़ रहा हूं मैं, इन जनरल वाला। इन जनरल द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर। इसका मतलब रूल क्या है? सेलर सिर्फ वही चीजें बेच सकता है जिसका वो सर्टन ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर है, मतलब एक्चुअल ओनर है। तब जिस चीज की उसके पास में ओनरशिप है, तो उसके पास क्या होगा ओनरशिप के लिए? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होगा। क्या होगा? और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के भरोसे वो क्या बना सकता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। समझ आया क्या? अगर उसके पास, सेलर के पास में डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, मतलब उसके खुद के पास ओनरशिप है, तो वो फर्दर सेल कर सकता ना। तो फर्दर सेल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट ऑफ। सिंपल है, समझ आया? नेक्स्ट, सो इन जनरल द सेलर कैन सेल only such goods of which he is the absolute owner, but sometimes a person may sell goods of which he is not the owner. Sometimes कभी कभी ये भी गुड्स सेल किए जा सकते हैं जिसका वो ओनर नहीं है, मगर इसके लिए उस पर्सन को मर्केंटाइल एजेंट होना जरूरी। समझा क्या? पहले क्या बोला? जो ओनर है वही गुड्स बेच सकता, जिस चीज का ओनर है वही गुड्स बेच सकता। अब जैसे जो गाड़ी मेरे नाम पर है, मैं वो गाड़ी कितने में भी बेच सकता, कभी भी बेच सकता। लेकिन जो गाड़ी मेरे पापा के नाम पर है वो मैं बेच सकता क्या? मारेंगे मेरे को। समझ आया? प्रॉब्लम इज ओनरशिप नहीं होने के कारण मैं वो गाड़ी बेच नहीं सकता। वेरी सिंपल। तो ये रूल है। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला? बट समटाइम्स, मतलब कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप ओनर नहीं भी हो, फिर भी आप वो गुड्स फर्दर सेल कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हमने पढ़ी जहां पर ओनर ना होने के बावजूद भी मैं फर्दर सेल कर पा रहा हूं? तो अभी अपन ने पढ़ा था मर्केंटाइल, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स में होता, प्लस उसके पास में कहीं ना कोई राइट आया था किससे? ओरिजिनल ओनर से। तो इसके लिए फर्दर सेल करना पॉसिबल है। और यहां पर इस बात का मतलब यह हो जाता कि ओरिजिनल ओनर ने कोई राइट अगेंस्ट द गुड्स रिजर्व नहीं किए थे, मतलब उसने राइट ऑफ लियन भी त्याग दिया, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट भी त्याग दिया, और राइट ऑफ रीसेल भी त्याग दिया। समझा क्या? आगे, so the general rule regarding the transfer of title is that the seller cannot transfer to the buyer of goods a better title than he himself has. If the seller is not the owner of goods, then the buyer also will not become the owner of goods. ये कॉपी कर लो तुम्हारे रजिस्टर। If the seller is not the owner of goods, then the buyer also will not become the owner. मैं बोलता, तुम लिखो। If the seller is not the owner of goods, if the seller is not the owner of goods, then the buyer
the buyer also will not, then the buyer also will not become the owner, full stop. That is the title of the buyer. आगे पढ़ रहा. That is the title of the buyer shall be the same as that of the seller. This rule is expressed in the Latin maxim nemo det quid non habet, which means that no one can give what he has not. Clear? Rule clear है? Exceptions. रूल था nemo det quid non habet, can give what he has not got. इस रूल को पढ़ रहे हम एक्सेप्शन. पहले तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि दो नॉन ओनर बट स्टिल वो गुड्स बेच सकता है. रूल क्या था? ओनर है तो ही गुड्स बेच सकता है, ये रूल था. और इस रूल को हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि तू ओनर नहीं भी है फिर भी ये गुड्स तेरे फर्दर सेल करने मिल सकते हैं, मतलब तू इसको फर्दर सेल कर सकता. समझ आया एक्सेप्शन क्या है? रूल क्या है बताओ जल्दी. पहले रूल क्या है जल्दी बोलो मेरे को. रूल वो लैटिन मैक्सिम होना, बोलो रिपीट एक और बार, एक और बार, एक और बार. पक्की बात. रूल का मीनिंग क्या लिखाया था? रिपीट और एक बार. मतलब जो ओनर है वही गुड्स फर्दर सेल. अब इस चीज को हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. एक्सेप्शन का मतलब क्या बनेगा? समझ आ गई बात? सिर्फ वही बेच सकता है जो ओनर है, ये था रूल. और इस रूल का एक्सेप्शन मतलब हो गया जो ओनर नहीं भी है वो भी बेच सकता है. तो ये आइडिया दिमाग में रखना पड़ेगा, इसलिए बार बार रिपीट कर. तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा एक्सेप्शंस पढ़ते वक्त. केस जो अभी पढ़ रहे पहला वाला पॉइंट, इसमें मर्केंटाइल एजेंट है. मर्केंटाइल एजेंट ओनर नहीं है फिर भी मर्केंटाइल एजेंट फर्दर सेल कर सकता है. और जिसको भी मर्केंटाइल एजेंट फर्दर सेल करेगा उसको बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा, गुड टाइटल मिलेगा. आया क्या? से बोलूं क्या? क्या दिमाग में रखना है? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. एक्सेप्शन का मतलब नॉन ओनर भी बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ये एक्सेप्शन हो गया. एक्सेप्शन का पहला हेडिंग क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. तो पॉइंट क्या आ गया? मर्केंटाइल एजेंट. बोले सर मर्केंटाइल एजेंट ट्रू ओनर नहीं होता, फिर भी मर्केंटाइल एजेंट अगर आगे बेचे तो उसका सेल वैलिड माना जाएगा, क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट को यह अधिकार किसने दिया? ट्रू ओनर ने. तो है ना. पर mercantile agent is not the true owner, but still a sale by mercantile agent is a valid sale. Sale by a mercantile agent is a valid. आया? मतलब जो भी उससे वो गुड्स खरीद रहा है उसको एक गुड टाइटल ट्रांसफर हो रहा. तो वो ट्रैक्टर वाला एग्जांपल नहीं बन आया. प्रॉब्लम है किसी को? ना कुछ यहाँ पर पढ़ लेते पहले मर्केंटाइल एजेंट, क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट में अब ज्यादा कुछ नहीं है. 3 कंडीशंस है जो आपको लर्न करनी पड़ी. आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो एक्सेप्शन. ये कंडीशंस को हम शॉर्टकट कर लेते हैं. तो आपको लर्न करना है, बाकी आप मन से. एक्सेप्शन EXCEPTIO एक्सेप्शंस. तो NS. अब पहले एक्सेप्शन में रूल लिखो. अ नॉन ओनर can also transfer a good title. A non-owner can also transfer a good title. A non-owner can also transfer a good title. Full stop. पहला पॉइंट दिख रहा आंखों के सामने. सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट.
सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. देखो उसमें a mercantile agent can pass a good title to the buyer. Mercantile agent can pass a good title, या आप लिख सकते हैं a valid title, या आप लिख सकते हैं a bona fide title, कुछ भी लिख सकते. ये वर्ड्स ऑप्शन है और ये सारे लॉ के टर्म कि आने वाले वक्त में ये सब बातें एक दूसरे से हो जाती. तब हम आगे पढ़ते हैं तब कभी गुड टाइटल लिखते हैं, कभी वैलिड टाइटल लिखते हैं, कभी बोनाफाइड टाइटल लिखते हो. वर्ड्स वैलिड है, आप कुछ भी लिखते. क्या लिखा अपन ने? मर्केंटाइल एजेंट कैन ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल टू द बायर on fulfilling the following on fulfilling fulfilling following पहली कंडीशन. possession with permission, possession with permission of the possession with permission. दूसरा mercantile agent has acted in the ordinary course. आप डायरेक्ट भी लिख सकते एक्टेड इन द ऑर्डिनरी. देखो मैं ये शॉर्टकट सिर्फ याद रखने के लिए तो इसको पूरा. तो क्या लिख रहे हैं अपन? एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स. और थर्ड, buyer has acted in good faith. Buyer has acted in good faith. Buyer has acted in good faith. एक काम करो अपन तीसरी कंडीशन को दो में तोड़ रहे हैं, चौथी भी लिख दो. तीसरा क्या लिखा? बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ लिखा. अब लिखो and the buyer was unaware of the fact that the seller had no authority to sell. That the seller had no authority to full stop और सेक्शन दे दो 7. ये पढ़ रहे हैं अपन अब सेक्शन. टर्न करो जल्दी से चारों भी कंडीशन. बी वर्ड्स पे जाओ. वर्ड mercantile agent has possession with the permission of the true owner. दूसरा लाइन
So mercantile agent must have acted in the ordinary course. तुमको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी। जैसे हमारा ना, तो हमको जब भी चीजें लगती बड़ी में भी आराम, हम तो जो नॉर्मल किराना आता महीने का, उसके अलावा भी हम कभी कभी ना कुछ स्पेशल चीजें होती जो उस किराने वाले के पास में अवेलेबल नहीं होती, तो हम उनको बोल देते कि आप हमको मंगा के दे दो, देंगे हम आपसे, आप मंगवा कर दे दो। वो क्या करते, जैसे ही हम उनकी दुकान पे पहुंचते, बोलते 5 मिनट रुक जाओ, मैं आदमी बुला लेता। वो किराने वाले अंकल थे, माल बुला लेते। वो माल बुलाते अभी से ना, उन्होंने पैसे भेजे माल के, ना उनको वो माल का बिल आया, और वो बोलते हाँ लेके जाओ। क्या इसमें उन्होंने क्या किया है, मर्केंटाइल एजेंट बन। कैसे मर्केंटाइल एजेंट? कि खुद के पास गुड्स का ओनरशिप आया क्या? नहीं। लेकिन वो, और जिससे उन्होंने माल खरीद के लाए, वो बहुत ऑर्डिनरी डील थे। क्या कभी कभी एक और सिचुएशन होती, वो बोलते हैं आप चले जाओ, मैं फोन कर देता उधर, आपने वहां से ले लेना, पैसे वैसे देने की जरूरत, अपन हिसाब बाद में कर। तो मैं डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन पर पहुंचता जहां पर मुझे, उनसे मैं चीज उठा ली, कल को फोन कर देता, मैंने वहां ले ली, और मैं घर लेकर आ जाता, ना मैंने पैसे दिए, ना बिल, ना कोई साइन, ना कुछ। तो ये सेल वैलिड कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर ना दोनों जो पार्टीज इन्वॉल्व है, या तीनों जो पार्टीज इन्वॉल्व है, पहली चीज तो वो तीनों भी पार्टीज गुड फेथ पार्टीज है, मतलब तीनों पार्टीज बोनाफाइड है, किसी के भी दिमाग में कोई चोट्टे चाले नहीं चल रहे, किसी को किसी के साथ में चोरी नहीं करनी, मतलब सबके इंटेंशन एकदम अच्छे। समझा क्या? तो एक बेस तो ये बनता। दूसरा, तो हमने बिल नहीं लिया, चीज मिल गई, उसकी परमिशन से चीज मिली, पोजेशन उसके परमिशन से मिला, पहला लाइन तो बन जाता, पोजेशन विथ परमिशन। दूसरा, हमारे किराने वाले भैया और जो वो टोटल, वो जहां से मैंने गुड्स उठाए, ये दोनों आपस में क्या है, ऑर्डिनरी डीलर्स है, तो ये हमेशा ऑर्डिनरी कोर्स में डील करते। इवन मैं और मेरे किराने वाले भैया, वो भी ऑर्डिनरी कोर्स में, हमेशा हम उन्हीं से लेते सब सामान, ऑर्डिनरी कोर्स तो है। फिर तीसरी चीज, इस सभी ने गुड फेथ में एक्ट किया, मैंने बोला शुरुआत, प्लस मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि द सेलर, मतलब जिससे मैंने खरीदा, चाहे फिर वो हो या फिर मेरे किराने वाले भैया, इनसे मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पास में अथॉरिटी है बेचने की या नहीं। इन्होंने मुझे बेचा, मैंने गुड फेथ में खरीदा, बात खत्म। बिल मिला नहीं मिला छोड़ दो। क्या हमारे घर पे किराना महीने से आता, तो एक डायरी होंगी, डायरी हमारे पास तो है, इसके अंदर वो पूरी डिटेल्स लिख, क्या क्या खरीदा, कितना कितना खरीदा, और कितने कितने भाव का था, बरोबर है? ये डायरी रहती। डायरी में लिख देने से क्या होता, कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का काम, कहीं ना कहीं वो डायरी क्या काम कर रही है, क्या क्या। हालांकि भैया ने कोई बिल बना के दिया क्या, एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बना ही नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर, तुम सिर्फ गुड फेथ में जाकर चीजें उठाकर लेकर आ रहे हैं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं। अब हमारे यहाँ क्या चलता, हम हमेशा किराना महीनेवारी से लाते, तब 1 तारीख को किराना लेकर आ जाते, उस 1 तारीख का किराना अगले महीने की 1 तारीख को पे होता, किराने का बिल। फिर वापस अगली 1 तारीख को हम 1 महीने का किराना उठा लेते, तब 1 महीने के क्रेडिट साइकिल पर चल रहा था क्या। और बीच में हम जो भी चीजें उठाकर लाते, वो भी वो हिसाब में लिखते, और हिसाब कब होता, 1 तारीख को। तो टेक्निकली ना हमने उनको पे किया, ना उन्होंने हमको बिल बना के दिया, लेकिन गुड्स हमने खरीदे भी है, और गुड्स हमने खा लिए ना कर। क्या क्या, तो ये अधिकार मिलता कैसे? विद द परमिशन ऑफ द seller. The seller has acted in ordinary course and the buyer has acted in the good faith, believing that
द सेलर हैड अथॉरिटी टू सेल। ये बिलीफ बायर का है कि सेलर के पास में अधिकार है गुड्स को बेचने का। तो किराने वाले से अगर मैंने 10 किलो चावल खरीदे तो ये ऑर्डिनरी कोर्स है या नहीं? किराने वाले से खरीद 10 किलो चावल, ये ऑर्डिनरी है या नहीं? मैं इतना क्या सोचना पड़ रहा, ऑर्डिनरी है ये। किराने वाला है, उसके पास चावल नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? बराबर ना? तो ऑर्डिनरी कोर्स है। प्लस प्लस मैं क्या सोचूंगा, भाई चावल इसके यहाँ पे है, किराना धान्य भंडार का नाम लिखा हुआ है वहां पर ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बेचने के लिए होगा, और मैं उसमें से लेकर आया। तो मैंने क्या बिलीव किया, सेलर हैड अथॉरिटी टू सेल। तो इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिवली लिखना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट द सेलर हैड अथॉरिटी टू सेल, इसी सेंटेंस को उन्होंने नेगेटिवली लिखा। नेगेटिवली क्या लिखा, द बायर हैड नो बिलीफ दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू। इसका मीनिंग क्या होता, द बायर हैड बिलीव दैट द सेलर हैड अथॉरिटी टू सेल। क्या एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव मिलाकर क्या बनता, मैच का रूल है यार, ये ग्रामर में भी। डन। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट पक्का। possession with permission, ordinary course, good faith buyer, and the buyer had believed that the seller had authority to, या फिर the buyer had no belief that the seller had no authority। नेक्स्ट, मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है वहां पर। मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये एक और नया वर्ड, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोले तो नॉर्मल डीलिंग, आप उसी स्पेसिफिक दुकान वाले से हमेशा डील करते, इसको बोलते कस्टमरी कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स, रेगुलर बेसिस पे, रूटीन, सारे वर्ड्स एक ही है। आगे, एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द ऑफ, मतलब इन गुड्स को प्लेज कर सकता है, बेच सकता है, साइन कर सकता है। सारे अधिकार जैसे एक नॉर्मल ट्रू ओनर के होते हैं, बस उसी प्रकार के सारे अधिकार एक मर्केंटाइल एजेंट को प्राप्त हुए। ट्रू ओनर बोले तो जैसे इस फोन का ट्रू ओनर कौन है, मैं इस फोन को गिरवी रख सकता हूँ और उधार में पैसे ले सकता हूँ, मैं इस फोन को किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूँ, मैं इस फोन को किसी को भी बेच सकता हूँ, मैं इस फोन को तोड़ भी सकता हूँ, कुछ भी करूँ, किसका फोन है। तो ये ओनरशिप के अधिकार। तो उसी प्रकार के अधिकार किसको मिल रहे हैं, मर्केंटाइल एजेंट को। क्या क्या अधिकार है देखो, सेल गुड्स, कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बाय गुड्स, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को गिरवी रख के फंड रेज कर सकता। समझ आया क्या? एक आखिरी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा थोड़ी दिन पहले, कि जैसे मेरे पास खाली गोडाउन है, ठीक है, तो मैंने कोई अनाज वाले को वो गोडाउन दे दिया, तो अड़तिया है, मतलब बहुत रेगुलरली अनाज में ट्रेडिंग करता, तो वो क्या करते हैं, अनाज सस्ते दाम में भर के रखते हैं और वो फिर बहुत दिनों बाद में उसको बेचते जब भाव बढ़ जाते तब। तो मैंने एक ऐसी ही मर्केंटाइल एजेंट को जो अनाज में डील करता, उसको अपना गोडाउन ले दिया, भाड़े से दे दिया, ठीक है, उसने वहां पर ढेर सारा अनाज भरा और उससे परमिशन लेके मैंने उसको बोला कि देखिए अनाज तूने मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, तो आने वाले 3-4 महीने तो वेट करेगा, तो देख मैं एक काम करता, मैं तेरे अनाज पर लोन ले लेता। अगर उसने अलाउ किया, मैं उसके अनाज पर लोन दे सकता और मिलता लोन क्या, बहुत इजीली लोन मिल जाता। मर्केंटाइल एजेंट जब बनते अनाज के, उसका भी लाइसेंस होता है, तो अड़तिया नाम है ना, का एक लाइसेंस होता है, किसी कोई भी नहीं बन सकता है। कमीशन एजेंट है क्योंकि वो ब्रोकर है बोल लो, कभी लाइसेंसिंग तो एसोसिएशन देता। इस वजह से बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे जो अनाज में मंडी में ट्रेडिंग करते, मंडी बोलते हैं ना, अनाज की मंडी, अनाज की, तेल की, सब्जी, फ्रूट्स की, सबकी मंडी रहती है। पता है ये, कभी सुना है? बाजार सुना है? बाजार, बाजार, बाजार क्या रहते हैं? एपीएमसी बाजार का नाम सुना? एपीएमसी मार्केट ना,
सबसे बड़े अनाज के बाजार मालूम है कहाँ है महाराष्ट्र के? अकोला और अकोला के आसपास सबसे बड़े बाजार है अनाज के। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकोला और अकोला के एरिया के आसपास होती है। मूर्तिजापुर, फिर वाशिम, मंगरूलपीर, तिग्रस। खामगांव नहीं है इतना, खामगांव बहुत कम है कंपेरेटिवली बाकी जगह। बुल्ढाना है। ऑयल का भी बहुत बड़ा काम है। प्लस दाल सबसे ज्यादा बेचते हैं। दाल कि हमारे पास बहुत सारी दाल मिल है, सोराटेक्स प्लांट। खेती बहुत है हमारे पास, जौ खेती है वो भी, कि हमारे पास पानी भी अच्छा है, हमारी खेती अच्छी है। मतलब ना बहुत सुपर्ब है तो बहुत गिरी हुई भी नहीं, बहुत अच्छी खेती है, मतलब नॉर्मल है, एडिक्वेट खेती है यहाँ पर। आप साल का 2 से 3 पिक आराम से निकल अपने यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है तो, और कौन सा गाँव है तो चौट्टा बाजार सुनाऊँ, बहुत बड़ा गाँव है। गाँव में सबसे ज्यादा यही होता। मालेगांव बहुत बड़ा हब है। मालेगांव एक्चुअली वाशिम का कंसिडर किया जाता है ना, तो मालेगांव का अलग से नाम भी नहीं लेता कोई, वाशिम मालेगांव, मंगरूल पीर, सब पूरा पट्टा उसी पर्टिकुलर बाजार का ही है। क्या क्या सब जगह कौन बैठे हुए हैं? मर्केंटाइल एजेंट ही बैठे हुए, सारे सारे अनाज के दलाल हैं। कुछ नहीं करते, रोज एक ट्रक इधर से उधर से खरीदते उसको बेच डालते। कॉटन का सबसे बड़ा बाजार है अपने, इसके लिए सबसे ज्यादा कॉटन ब्रोकर्स अपने हाथ से। क्या भी आगे, तो सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब जॉइंट ओनर समझता तुमको याद है? जॉइंट ओनर्स पढ़ा था अपन ने। बताओ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के हिसाब से जॉइंट ओनर का सेक्शन क्या है? हाथ ऊपर। 42, पक्की बात? जॉइंट ओनर याद है क्या? पक्की बात? तो जॉइंट ओनर का मतलब जितने भी लोग होंगे, मान लो ए बी सी तीनों ने मिलकर वो चीज खरीदी होंगी, तो तीनों भी उस चीज के ओनर है। पक्का? अब तीनों में से एक ने उठाकर वो चीज बेच दी, तो एक वैलिड ओनर ने वो चीज बेची है या नहीं? आओ या नहीं? कौन यार? देखो, मैंने, अजय ने और तेजस ने, तीनों ने मिलाकर के एक गाड़ी खरीदी। इन्होंने बोला सर आप बड़े हो, आपके पास गाड़ी रहने दो, मेरे पास पोजेशन भी है और ओनरशिप भी है। पार्शियल ओनरशिप है नो, लेकिन ओनरशिप है तो सही ना। अब मैंने ये गाड़ी उठाकर बेच दी राधिका को, राधिका को वैलिड टाइटल मिलने वाला है। रीजन, मैं ओनर भी हूं और मेरे पास पोजेशन भी था। इसके पास कोई फैक्ट नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने की। मतलब he had no belief that the seller had no authority to sell। मतलब she had belief that the seller had the authority to sell। उसका मानना ये था कि मेरे पास में है परमिशन ये गाड़ी बेचने की, और मैंने बेच दी। इतना समझा क्या पहले? अब बेचने के बाद में तेजस और अजय आए चिल्लाते चिल्लाते, बोल सर ऐसा कैसे कर लिया आपने, ये कैसा वैसा नहीं, इससे जाके झगड़ रहे, हमारी गाड़ी हमको वापस दे। ये गाड़ी देती नहीं, पहली चीज। और दूसरा, अब जो भी इनको वसूलना है वो मेरे से वसूल सकते, इससे नहीं। क्यों? जॉइंट ओनर्स के केस में हमने लाइबिलिटी 2 टाइप की पढ़ी है, जॉइंटली और सेवरली, याद है? पक्का? तो अगर एक एक पर्सन की लाइबिलिटी दो ने मिलकर पे कर दी, तो वो दो उस पर्सन से क्लेम कर सकते। याद है अपने ऐसे एग्जाम्पल पढ़े कॉन्ट्रैक्ट में? बस वैसे ही कुछ यहाँ पर भी सिचुएशन है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल में दो चीजें हैं, एक सीआर है और एक टीवी है। देखो, ए बी एंड सी आर 3 brothers, आर 3 and joint owners of a TV and VCR। VCR बहुत पुरानी चीज। And with the consent of B and C, the VCR was kept in possession of, with the consent of B and C, the VCR was kept in the possession of, मतलब इन दोनों के कंसर्न से गाड़ी का पोजेशन किसके पास था? मैंने बोला था ये बात कि अजय और तेजस ने क्या सोचा कि भाई सर आप बड़े हो, गाड़ी आपके पास रहने, तो इच्छा से दिया। हाँ, A sells the TV and VCR to P, who buys it in good faith and without notice that A had no authority to। ये सेम पॉइंट्स बोले राधिका को लेकर कि राधिका ने गुड्स बाय किए इन गुड फेथ, बिलीविंग दैट द सेलर हैड अथॉरिटी टू सेल। सेलर कौन था उसके लिए? मैं। उसने मेरे से गाड़ी खरीदी, उसके दिमाग में क्या था कि बेच सकते, बोले क्योंकि इनका ओनरशिप है। आगे, हैड नो अथॉरिटी टू सेल, पी गेट्स अ गुड टाइटल टू वी एंड टीवी। मगर ये केस मूवेबल एसेट्स के लिए, इमूवेबल के केस में ये लागू नहीं था, ये याद रखो। मूवेबल एसेट्स क्या केस है
इमूवेबल एसेट्स में ये एप्लीकेबल है। रीजन, इमूवेबल के केस में एक और डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता जिसको बोलते वाटनी पत्र, तब शेयर ऑफ डिविडेंड। क्या ये भी लगाना पड़ता, बताया क्या? क्या? हाँ, शेयर्स इंटेंजिबल है क्या? शेयर्स टैंजिबल है कि इंटेंजिबल? फिर उस हिसाब से तो शेयर्स गुड्स है ही नहीं। गुड्स की डेफिनेशन शेयर्स पढ़ा? शेयर्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा बोला गया है। शेयर्स को कहीं पर भी इंटेंजिबिलिटी जैसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया। शेयर्स को ऐसा ट्रीट किया गया जैसे मान लो कि वो एक्चुअली होते हैं। और शेयर्स एक मूवेबल एसेट है, ये याद रखना। इंटेंजिबल बोलता अगर तो कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल एग्जाम्पल्स ले जाता। और ये एग्जाम्पल में पूरी पूरी गुडविल किसी को अधिकार नहीं है बेचने की, वो अपने हिस्से की। लेकिन वो भी उसको अपने बाकी के पार्टनर से कंसर्न पड़ता। पार्टनरशिप का रूल है, जब भी कोई चीज बेचनी हो कंसर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो विदाउट कंसर्ट अगर उसने कोई चीज बेच भी दी तो वो वैलिड सेल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बाकी के पार्टनर उस पर्टिकुलर पार्टनर से, जैसे मैंने गाड़ी उठाकर बेच दी राधिका को ना परमिशन, तेजस और परमिशन लिया क्या मैंने? नहीं। तो इसको वैलिड टाइटल मिल गया क्योंकि एक ओनर ने ही गुड्स बेचे, इसका काम खत्म। अब ये दोनों मेरे को पकड़ेंगे, बोले अब हमको पैसे दो क्योंकि आपने हमसे बिना पूछेगा, हम जितने मांगेंगे उतना। तो दो अपन ने हेड्स पढ़े। पहला हेड था सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट और दूसरा पढ़ा सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 28। पहला था सेक्शन 27, सेक्शन 20 का, याद रहेगा। इसमें कितनी कंडीशंस थी बताएंगे आप देख के, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। हेडिंग बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, हेडिंग चलो जल्दी। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स और सेक्शन डालना आगे सेक्शन 28। जल्दी करो थोड़ा सा। वाह, तो इतना सारा मजमा क्या है तेरे पाउच में? सेक्शन 28 डाला, पहला लिखो उसमें कंडीशन, सोल पोजेशन, सोल पोजेशन बाय परमिशन। जान पे आ रहा है क्या तेरे? तो डायरेक्ट पेन फेंक दे रहा। हाँ ना, पुलिस प्रोटेक्शन। स्टूडेंट ने की अपने मास्टर की हत्या, वो भी लाइव लेक्चर में। जाएगा पेपर में कल, लाइव हत्याकांड, जिसका मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग, पर अपलोड करने वाला अब नहीं रहा। क्या बोला उसने? नालायक। क्या? नोटिस, नोटिस बहुत फेमस। नहीं तू, चलो आगे। नेक्स्ट कंडीशन, पहली वाला कंडीशन है सोल पोजेशन, सोल पोजेशन लिखा, बाय परमिशन, क्या लिखा? सोल पोजेशन बाय परमिशन। सेकंड,
Buyer should be good faith. Should be in good faith. ऐसा लिखते हो, buyer should be a good faith buyer. थर्ड कंडीशन, हाँ वो सब में वही है, आखिरी तक जितने पड़ेगा ना सब में ये कॉमन है, उसके पीछे वजह है, क्योंकि अगर अगर वो गुड फेथ है तो ये वैलिड से, अगर उसके दिमाग में कुछ मैलाफाइड है और उसको ये पता था कि ये बेच नहीं सकती फिर भी खरीदा जानबूझकर, फिर वो खुद जिम्मेदार रहेगा और ये वैलिड सेल नहीं माना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कंसाइनर कंसाइनी में आता वैसे, वो केस कंसाइनमेंट का होता है, हाँ एजेंसी का केस नहीं लगता। हालांकि कंसाइनमेंट में भी कहीं ना कहीं एजेंसी के प्रिंसिपल्स लगते जरूर है, लेकिन पूरे तरीके से कंसाइनमेंट एजेंसी, इसके लिए उसको मर्केंटाइल एजेंट ना बोलते हुए अपन उसको कंसाइनी बोलते हैं, कि वो फ्रेंचाइज बिजनेस जैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तीसरी कंडीशन, दो लिखे ना, तीसरा लिखो। द बायर हैड नोटिस, सॉरी, द बायर had no notice that the seller had no authority to sell. The buyer had no notice that the seller had no authority to, ठीक है। अब आगे थर्ड, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लिखो हेडिंग, सेल बाय अ पर्सन, सेल बाय अ पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति ने सेल किया जिसके पास गुड्स का पोजेशन है मगर वॉइडेबिलिटी में है। पोजेशन जो है वो वॉइडेबल है, ना वॉइड है ना वैलिड, डायरेक्ट वॉइडेबल बोला है। सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसी आप वर्ड देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके दिमाग में चार चीजें जन्म लेनी, एक कोर्जन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, प्रेजेंट। क्या क्या, देखो ये चारों चीजें तब क्लेमेबल होती जब अग्रीव पार्टी कोर्ट का रास्ता चुनता। समझा क्या? जैसे मेरे को तेजस ने धोखा दिया, फ्रॉड किया उसने मेरे से, लेकिन इस बात को मैंने किसी को बताया नहीं, ना पब्लिकली जाहिर किया, ना कोर्ट में लेकर गया, मैं बोला जान दे डूबे तो डूबे पैसे। ने कोई क्लेम किया क्या? जब मैं क्लेम नहीं कर रहा मतलब मैंने जैसा है वैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने इसको गुड्स रहने दिया, मैंने कोई केस फाइल नहीं किया, कोई पुलिस कम। तो कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जब क्लेम होते ना तब इनका पर्दाफाश होता। समझ आया? लेकिन अगर ये क्लेम नहीं हुए, तुमने बस जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके बैठ गए, तो कोअर्जन से भी एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, ईमानदार चोर। क्या बोला? बहुत ईमानदार चोर है, ईमानदार डकैत बोल दो ज्यादा बेटर है, ईमानदार कैसे रह सकते डकैत। तो नीलकंठ का एक किराना स्टोर है, ठीक है? नीलकंठ बैठा था गल्ले पर, बड़बड़ कर रहा था और पार्वती की पूजा अर्चना कर रहा था। पार्वती पूजा अर्चना। तो क्या हुआ, फिर अचानक से एक टोपी में आया आदमी, चक्कू लेके आया। डायरेक्ट चक्कू नहीं बताया, ठीक है? पहले आया दुकान में, ए नीला, चलो जल्दी से ये सामान पैक कर, चिट्ठी दे दी उसने। नीलू बोले अबे तू कौन है बे? तो उसने ऐसा, चक्कू, और फिर हाथ पे ऐसे से करने लगा। नीलू डर गया, चक्कू देख के नीलू डर गया।
नीलू ने फट 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 सारे सामान निकाले और थैली में पैक भी कर दिया अच्छी से एकदम डिलीवरेबल स्टेट में, और टोपी वाले डकैत को कवर कर दिया। समझा क्या? डकैत बोले मेरे को पागल समझा क्या? नीलू बोले अरे क्या हो गया, सब तो सामान दिया मैंने, बिल बना के दे। कि मैं सिर्फ डकैत नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ईमानदार डकैत हूँ। समझा क्या? तो नीलू ने डर के मारे पट 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 बिल बनाया। नीलू ने बिल पे लिख दिया टू पे, एक उंगली काट डाली नीलू की। क्यों? बोले मेरे को पागल समझा तूने, टू पे लिखेगा मतलब तेरे बुक्स में मैं दिखूंगा ना, पढ़ा लिखा ईमानदार डकैत। पढ़ा लिखा क्यों? उसको पता है ना टू पे का क्या मतलब होता। बोले इसकी बुक्स में मैं दिखूंगा, कल को इनकम टैक्स वाले आ गए तो, वसूली करने लोग आ गए तो, ये तो कोर्ट केस भी कर सकता मेरे पे। तो इसने बोला कैश का बिल बना, ऊपर से स्टैम्प चाहिए मेरे को, कैश पेड। क्या क्या वो भी नीलू ने करके दिया। अब क्या मैं एक वैलिड ओनर हूँ कि नहीं हूँ? क्या क्या मतलब जो ईमानदार डकैत था वो वो एक वैलिड ओनर है कि नहीं है? है। क्यों, कैसे? कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी वैलिड नहीं है। क्यों? कोर्जन प्रूव करते करते नीलू के हाथ पैर दुख जाएंगे, टूट जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, पर आखिर तक प्रूव नहीं होगा कि कोर्जन अप्लाई हुआ था, अनलेस नीलू के दुकान में एक स्पाई वाला कैमरा लगा हुआ था, तो प्रूव हो सकता। वरना कुछ प्रूवेबल नहीं है। गए पैसे, डूब गया। क्या? मैंने बोला था पार्वती की पूजा अर्चना कर रहा था वो, मतलब पार्वती जी का फोटो लगा हुआ था, भूल गए क्या? क्या? पर मालूम पड़ा जो मूर्ति थी उसी में स्पाई कैमरा, तो नीलू को बचा लिया पार्वती ने। बच गया अभी। तू समझा क्या? ईमानदार डकैत कैसा रहता? तो ईमानदार डकैत को भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर होता। बस यही एग्जाम्पल है उसका, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मेरे पास में, मैं हूं ईमानदार डकैत, तो मेरे पास में वो किराना नीलू से आया और मैंने बाजार में जाके वह किराना किसी और को बेचा, बेचा बोले तो बकायदा पैसे लिए, तो क्या वो एक वैलिड सेल है? हाउ? क्योंकि मेरे पास है डॉक्यूमेंट शोइंग। क्या क्या भले ही कोअर्जन से, लेकिन है तो सही ना, टाइटल तो है। बात खत्म। क्या? हेडिंग डाला, सेक्शन लिखो 29, और ये 3 पॉइंट्स आज की आज लर्न कर लेना आज के लिए।